हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 विद्युत धारा के कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। अपना आज का जो पहला टॉपिक है वो है ओम के नियम की व्युत्पत्ति, मतलब ओम के नियम का सत्यापन करते हैं कैसे प्राप्त होता है। और कई बार बोर्ड में प्रश्न इस नाम से भी पूछा जाता है कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप J बराबर सिग्मा E प्राप्त करो। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है। तो आज हम ओम के नियम के व्युत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध। अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध जो इन दोनों में रिलेशन आया था वो आया था VD बराबर I/N NEA। समीकरण नंबर दे दिए इसको एक। क्या आया था? VD बराबर I/N NEA। VD बराबर I/NEA। इसी प्रकार अपवहन वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध। अपवन वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध तो इसमें संबंध आया था बेटा, क्या था? VD बराबर E टाउ अपॉन M और E। VD बराबर E टाउ E अपॉन M। समीकरण नंबर इसे दे दिया 2, इक्वेशन नंबर इसे दे दी 2। तो इक्वेशन नंबर 1 व 2 से इक्वेशन नंबर 1 बराबर इक्वेशन नंबर 2, तो इधर जो मान आ रहा है वो आ रहा है I/NEA बराबर E टाउ E अपॉन M। अपने को सबसे पहले तो प्राप्त करना है J बराबर सिग्मा E। तो अपने को पता है I बटा A बराबर क्या होता है? J। तो ये N ही इधर भाग में इधर आएगी तो गुणा। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I अपॉन A बराबर NE E टाउ E बटा N। अभी यहाँ पे से सोल्व करते हैं बेटा, तो I बटा A बराबर NE स्क्वायर टाउ बटा M और E। बेटा यहाँ पे अपने को पता है क्योंकि I बटा A बराबर होता है J। I बटा A बराबर क्या होता है? J। और NE स्क्वायर टाउ बटा M बराबर क्या होता है? सिग्मा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? मान रखते हैं यहाँ पे, तो J बराबर आ जाएगा, J बराबर इसकी जगह पूरी की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा E। तो ये रूप अपने को सूक्ष्म रूप प्राप्त हो गया। कौन सा रूप? सूक्ष्म रूप। ये सूक्ष्म रूप प्राप्त हो गया। ये इसका सूक्ष्म रूप प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे इसका सदिश रूप लिखे। इसका यदि सदिश रूप लिखते हैं, सदिश रूप, तो सदिश रूप की बात करते हैं बेटा, तो सदिश रूप हो जाएगा J का वेक्टर बराबर सिग्मा E का वेक्टर। ये इसका सदिश रूप आ गया। आप चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर 3 भी दे सकते। तो अब यहाँ पे अपने को प्राप्त करना है ओम का नियम। ओम का नियम आप जानते हो क्या होता है? V बराबर IR। अपने को V बराबर IR प्राप्त करना है। अब V बराबर IR प्राप्त करना है तो इस सूत्र से देखो बेटा I बटा A आ रहा है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से करते हैं। तो अपने को पता है, क्या पता है कि अपने को यहाँ पे I तो दे रखा है, लेकिन अपने को R भी प्राप्त करना है, तो बाकी सबको उधर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अपने को I प्राप्त करना, तो इक्वेशन नंबर 3 से I बटा A था, इस M को मैं M NE स्क्वायर, तो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में इधर आ जाएगा बेटा आपके पास। इसको सबको मैं इधर भेज रहा हूं तो ये आ जाएगा I M ऊपर आ जाएगा
बटे में इधर a चल ही रहा था, इसको मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, कोष्टक m बटा n e स्क्वायर टाउ और इधर बच गया बेटा e। अपने को पता है चूंकि e बराबर क्या होता है v अपॉन n और m बटा n e स्क्वायर टाउ बराबर क्या होता है बेटा रो। तो यहाँ पे क्या करने पर मान रखने पर तो मान रखते हैं बेटा, तो i अपॉन a और इस पूरी की जगह क्या जाएगा बेटा रो और यहाँ पे e की जगह जाएगा v बटा n। l इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में तो क्या जाएगा i रो l अपॉन a बराबर v। और अपने को एक चीज पता है बेटा, क्या पता है कि ये पता है कि v बराबर, क्योंकि r बराबर क्या होता है रो l अपॉन a, तो इसकी जगह यहाँ पे मान रखेंगे तो v बराबर आई आर अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो v बराबर आई आर अपने को प्राप्त हो गया। तो ये हो गया ओम के नियम का सत्यापन। आगे वाले टॉपिक की बात करें बेटा, आगे वाला जो टॉपिक अपना है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, देखो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है वही विद्युत प्रतिरोध होता है। लो भाई, अब बात करेंगे बेटा विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं तो बेटा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है विद्युत प्रतिरोध। तो धारा के मार्ग में धारा है, धारा के मार्ग में जो अवरोध आ रहा है, अवरोध बोले तो रुकावट, उसे क्या कहेंगे विद्युत प्रतिरोध। इसके संकेत की बात करते हैं बेटा, वही संकेत प्रतिरोध का कैपिटल R होता है। मात्रक की बात करेंगे बेटा तो मात्रक होता है ओम। मात्रक क्या होता है ओम। इसके बाद में बेटा बात करते हैं इसके संकेत। एक तो नियत प्रतिरोध के लिए, तो ये तो आता है बेटा नियत प्रतिरोध के लिए, ये तो आता है नियत प्रतिरोध। और यदि बेटा बात करेंगे परिवर्तित प्रतिरोध की, तो ये किसके लिए आ जाएगा परिवर्तित प्रतिरोध। मतलब बदलने वाला जो प्रतिरोध होगा उसके लिए आ जाएगा। इसके बाद में बेटा ये तो हो गई इसकी सिंपल सी बात। अभी यहाँ पे आते हैं प्रयोगशाला में प्रयुक्त प्रतिरोध। जो प्रयोगशाला है उसमें प्रयुक्त प्रतिरोधक बोल दो या प्रतिरोध बोल दो, क्या रहेगा प्रयोगशाला में प्रयुक्त प्रतिरोध। प्रयोगशाला में प्रयुक्त प्रतिरोध। बेटा जो ये प्रयोगशाला में प्रयुक्त प्रतिरोध होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तार आबद्ध प्रतिरोध, नंबर एक होगा तार आबद्ध प्रतिरोधक या प्रतिरोधक। तार आबद्ध प्रतिरोध की हम बात करते हैं तो तार आबद्ध प्रतिरोध होता है, इसमें वह प्रतिरोध मतलब जो तार द्वारा निर्मित होगा, एक तरह से किसके द्वारा होगा तार द्वारा निर्मित होता है। इस पर जो प्रतिरोधकता का प्रभाव है, प्रतिरोधकता का प्रभाव वो होता है नगण्य, बहुत कम। प्रतिरोधकता का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा नगण्य। इसके बाद में बेटा बात करते हैं नंबर 2। इसका जैसे एग्जांपल बात करें तो एग्जांपल आता है मैग्नीन, मैग्नीन हो गया, नाइक्रोम हो गया। इसके बाद में नंबर 2 कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध की बात करते हैं तो कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं ये कार्बन द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं? कार्बन द्वारा। इन प्रतिरोधों की जो परास होता है, परास अधिक होता है।
इन प्रतिरोधों का परास क्या रहेगा, बहुत अधिक रहता है, इसलिए तार आपस प्रतिरोध की तुलना में कार्बन प्रतिरोध उपयोग में लिया जाता है। अब यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध के संकेत की बात करें तो ये इस प्रकार से आता है, एक वर्ताकार रूप होता है सर। एक वर्ताकार रूप हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगी, ये हो गई, यहाँ पे 4 रहते हैं कि प्रथम अंक, ये होता है द्वितीय अंक, ये होता है, इसे बोलते हैं तीसरे नंबर को बोलते हैं गुणांक, और ये होती है सहनशीलता। सहनशीलता ये कार्बन प्रतिरोध का सिंबल हो जाएगा। यहाँ पे जो पहले नंबर की आती है वो R1 होती है, दूसरे नंबर की R2, तीसरे नंबर की R3 और नंबर 4 होगी वो R4। अब इसके आधार पर क्या होता है कि जो प्रथम 2 पट्टियां होती है ये तो प्रतिरोधक को बताती है, नंबर 1 और नंबर 2 होगी वो तो प्रतिरोधक को दर्शाती है, नंबर 3 होती है वो 10 के गुणांक को दर्शाती है, और नंबर 4 सहनशीलता। सहनशीलता को आप सह्यता बोल सकते हो या प्रतिशतता भी बोल सकते हो। इसके बाद में इसके आधार पर आता है वर्णकोड सारणी आती है, वर्णकोड सारणी। वर्णकोड सारणी, इस सारणी से एक नंबर का प्रश्न बनता है न्यूमेरिकल। तो वर्णकोड सारणी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आते हैं रंग। रंग रंग के बाद में बात करेंगे, यहां पे आ जाएगा सार्थक अंक। सार्थक अंक ये होते हैं R1 और R2। नंबर 3 आ जाएगा गुणांक। गुणांक यहां पे इसको दर्शा देंगे R3 से। नंबर 4 बात करेंगे तो नंबर 4 आ जाएगी सहनशीलता। सहनशीलता इसको दर्शा देंगे R4 से। यहां पे रंगों की बात करते हैं, ट्रिक चलती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ट्रिक सबसे बेस्ट है। का, बू, ला, ना, पी, है, नी, बै, से। सफेद, सोना, चांदी, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। ये हो जाएगी ट्रिक। काबू, लाना, पियली, भैंस, सफेद, सोना, चांदी, कोई रंग नहीं। का मतलब हो जाएगा काला, भू का मतलब हो जाएगा भूरा, ला का मतलब हो जाएगा लाल, ना का मतलब हो जाएगा नारंगी, पी का मतलब हो जाएगा पीला, है का मतलब हो जाएगा हरा, नी का मतलब हो जाएगा नीला, बे का मतलब बैंगनी, से का मतलब सलेटी, सफेद से सफेद, सुनहरी, सोने को आप सुनहरी भी बोल सकते हैं, सुनहरा, सुनहरा, चांदी, और कोई रंग नहीं मतलब कलरलेस, तो इसको बोल देंगे वर्णहीन। ये सारणी बनकर तैयार हो गई। इसके बाद में देखो का, शुरुआत करते हैं सार्थक अंकों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सफेद तक आएगी 9 तक। इसके बाद में गुणांकों में चलते हैं तो यहाँ पे आएगी 10 की घात 0, इसका मतलब हो जाएगा 1, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9, 10 की घात -1 और 10 की घात -2 तक ये चलेगी। यहाँ पे सहनशीलता की बात करते हैं तो सहनशीलता केवल 3 में ही रहती है, प्रतिशतता सोने में, चांदी में और कोई रंग नहीं।
तो जो सोने की जो प्रतिशतता रहती है वो रहती है प्लस माइनस का 5%। यदि अपन चांदी की बात करेंगे तो चांदी की रहती है प्लस माइनस का 10%, और कोई रंग नहीं, इसकी रहती है प्लस माइनस का 20%। सहनशीलता केवल 3 की रहेगी, सोने चांदी और कोई रंग नहीं है। तो ये थी वर्णकोट सारणी। इस पर आधारित अगली वीडियो